ट्रायल में डिफेंस का असली उद्देश्य केवल दलील देना नहीं होता, बल्कि प्रोसिक्यूशन के गवाहों की गवाही की सच्चाई को परखना, उनके झूठ को कोर्ट के रिकॉर्ड पर उजागर करना भी होता है। इंडियन लीगल सिस्टम इसी काम के लिए कई कानूनी औजारों का उपयोग करता है। इन कानूनी औजारों में से 7 सबसे प्रभावशाली औजार आज हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारा लक्ष्य कानून तोड़ना नहीं है, बल्कि झूठ को तोड़ना है। जब गवाह रिकॉर्ड से हटकर बोलता है, अपनी बात को बदलकर बोलता है, नई कहानी को गढ़कर बोलता है, दुश्मनी या स्वार्थ से गवाही देता है, या ऐसी बातों की गवाही देता है जिन्हें वह देख या समझ ही नहीं सकता था, तब डिफेंस उसे पकड़ता है। ऐसे गवाहों की गवाही को कोर्ट में कैसे नकारा किया जाता है, यही आज की वीडियो का विषय है। सेक्शन 158 BSA, जिसे पुराने समय में 155 एविडेंस एक्ट कहते थे, उसका सिद्धांत यह है कि गवाही से पहले गवाह की विश्वसनीयता को जांचा जाए। डिफेंस की कोशिश कुछ अलग करने की होती है। डिफेंस चाहता है कि उस गवाह की गवाही दूसरे गवाहों से कमजोर साबित हो, उसका चाल चलन संदिग्ध दिखे और यह सामने आए कि वह बात बदलने वाला गवाह है। उस गवाह की पुरानी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट और कोर्ट की गवाही में अंतर दिखाना बहुत असरदार होता है। पुरानी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आईओ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान 180 BNSS में लिखी जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि वही गवाह पूरे गांव या मोहल्ले के सब केसेस में धड़ल्ले से गवाही देता फिरता है और पुलिस का स्टॉक विटनेस है या आरोपी से पुरानी रंजिश रखता है और गवाही से उसका कोई निजी लाभ जुड़ा हुआ है, तो उसकी गवाही 158 BNSS की जद में आ जाती है और यह हमारा पहला टूल होता है। ऐसे में कोर्ट उसकी गवाही पर भरोसा करना छोड़ देती है। यहीं से पूरी प्रोसिक्यूशन गवाही की नींव कमजोर पड़ जाती है। कई बार गवाह खुद ही अपने बयान से केस को बिगाड़ देता है। जैसे एक लेडी डॉक्टर ने कहा कि उसने मेडिकल एग्जामिनेशन 6 तारीख को किया, जबकि FIR 7 तारीख की थी और रिकॉर्ड से मेडिकल 8 तारीख को हुआ दिखाया गया था। लेकिन इस एक अंतर ने पूरे प्रोसिक्यूशन केस को संदिग्ध बना दिया। यदि गवाही केस की परिस्थितियों से मेल नहीं खाती बल्कि उनसे टकराती है, तो वह गवाही खुद तो अविश्वसनीय बनती ही है, साथ ही अपने साथ पूरे केस को भी नुकसान पहुंचाती है। गवाह किसी एक स्थान पर घटना की बात करता है, पर आरोपी की लोकेशन अलग दिखाई देती है। चोट के निशान और डंडे की मार में अंतर दिखाई देता है। MLC में लिखा घाव डॉक्टर के द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो यह प्रोसिक्यूशन केस को असंभव साबित कर सकता है। डिफेंस काउंसिल को बहुत ध्यान से इस तरह की परिस्थितियों की एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए और गवाही से पहले इसे अपने हाथ में रखकर इसका रिहर्सल करना चाहिए और गवाह के सामने एक एक करके सब परिस्थितियों को रखना चाहिए। गवाह टूट जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन के विज्ञान के 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का अर्थ होता है पहले जो बात कही गई थी अब उसका उल्टा कहा जा रहा है। पहले की बात और अब की बात, पहले की बात जो उसने इन्वेस्टिगेशन में कही और अब की बात जो उसने कोर्ट में कही। पहले की बात और अब की बात एक साथ होनी संभव नहीं है। यदि 161 में कहा हो कि आरोपी घायल के घर के बाहर टहल रहा था और कोर्ट में बताया हो कि आरोपी दीवार कूदकर घायल के घर में दाखिल हुआ था, तो यह एक कॉन्ट्राडिक्शन है। पहली बात और दूसरी बात एक दूसरे की विरोधी हैं। विरोध को ही कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। 181 BNSS आईओ के द्वारा लिखे गए बयानों में तथा 148 BSA किसी भी पहले के बयानों में होने वाले कॉन्ट्राडिक्शन को रिकॉर्ड पर सामने लाता है। पुराने लिखित बयान के सामने गवाह मुकर नहीं पाता है, वह उसके साथ कन्फ्रंट हो जाता है और कोर्ट की नजर में यह बहुत मजबूत वार होता है, क्योंकि कागज की लिखाई गवाह की मौखिक सफाई से ज्यादा विश्वसनीय होती है। कॉन्ट्राडिक्शन जैसा ही दूसरा शब्द होता है ओमिशन। इसमें गवाह की वह बात आती है जो पुराने समय में पुलिस को या किसी दूसरे व्यक्ति को बताई जानी चाहिए थी, लेकिन गवाह ने उसको बताया नहीं था, तो यह ना बताई गई बात ओमिशन कहलाती है। यह कॉन्ट्राडिक्शन से अलग है, क्योंकि यहां कोर्ट के सामने कोई विरोधी बात नहीं कही गई है, बल्कि एक नया तथ्य बोलकर लिखवाया जाता है। पर यदि नया जोड़ा गया तथ्य गंभीर है, तो उसका पहले ना बताया जाना कोर्ट के सामने संदेह पैदा कर देता है कि इतनी महत्वपूर्ण बात को पहले क्यों नहीं बताया।
उदाहरण के तौर पर 161 स्टेटमेंट में केवल मारपीट का जिक्र था, पर कोर्ट में हथियार, धमकी, अतिरिक्त आरोप भी जोड़ दिए गए हैं। ऐसे मामलों में यदि यह बात सच थी कि उसके पास हथियार थे तो उसी दिन क्यों नहीं बताई गई थी? ऐसे मटेरियल ओमिशन को कोर्ट बनावटीपन का संकेत समझती है। ऐसे ओमिशन या सुधार गवाहों की विश्वसनीयता को खत्म कर देते हैं और प्रोसिक्यूशन केस पर बहुत गहरी चोट करते हैं। कोर्ट केवल यह नहीं देखती कि गवाह क्या बोल रहा है, बल्कि यह भी देखती है कि वह क्यों बोल रहा है। यानी कि आप गवाह के मोटिव, उसके बायस, दुश्मनी आदि को यदि कोर्ट के सामने दिखा सकें तो उस गवाह की विश्वसनीयता खत्म की जा सकती है। कोर्ट में आए गवाह का यदि मृतक से नजदीकी रिश्ता है, जमीन का विवाद है, पैसे का लेन देन है, आरोपी से पुरानी दुश्मनी है, तो उसकी निष्पक्षता संदेह के घेरे में आ जाती है। यह ध्यान रखें कि ऐसे सभी संबंधों और विवादों को रिकॉर्ड पर साबित करना जरूरी होता है। वास्तविक ट्रायल में यह मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत असर करता है, तो इसलिए इस प्रकार की बातों के लिए जब भी कोर्ट में दिखानी हो तो संबंधित डॉक्यूमेंट्स को जरूर एग्जिबिट करवाया जाना चाहिए। जैसे ही गवाह के द्वारा झूठ बोलने का कारण सामने आता है, गवाही का वजन कम हो जाता है। सेक्शन 6 BSA में इन बातों को रेलिवेंट कहा गया है और कोर्ट को उन पर ध्यान देना ही पड़ता है। जिस घटना या फैक्ट पर गवाह अपनी गवाही देने के लिए कोर्ट में आया है, उस घटना या फैक्ट को गवाह देख, सुन या समझ सकता था या नहीं समझ सकता था। यदि आप गवाही के दौरान इस बात की जांच करें, कोर्ट के रिकॉर्ड पर करें, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी शारीरिक परिस्थितियां, गवाह की शारीरिक परिस्थितियां उसको सक्षम बनाती थीं या नहीं बनाती थी। यदि घटना अंधेरे में हुई है, उसकी दूरी ज्यादा थी, आसपास कोई लाइट नहीं थी, व्यक्ति बुजुर्ग था या नशे में था, उसकी परसेप्शन बड़ी संदिग्ध हो गई थी, तो ऐसे में सवाल उठता है कि उसने इस बात को पहचाना कैसे और कोर्ट में आज कैसे बता रहा है। डिफेंस रिकॉर्ड पर मौजूद साइट प्लान, वहां की लाइट कंडीशंस, मेडिकल रिकॉर्ड और केस की टाइमलाइन से इन सब बातों को प्रूव करता है कि पहचान करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था, और कोर्ट बिल्कुल सामान्य बुद्धि से सोचता है कि जब देखने की क्षमता थी ही नहीं तो पहचान कैसे हुई। यह कोई तकनीकी दलील नहीं है, बल्कि एक साधारण तर्क है, और कोर्ट इसे लॉजिक ऑफ ए प्रूडेंट मैन कहता है। जब क्षमता डाउटफुल हो जाती है तो गवाही अपने आप कमजोर पड़ जाती है। इस तरह से गवाह की शारीरिक क्षमताओं का सुराग जुटाना और उनके दस्तावेजी सबूत जुटाना, ऐसा करके कोर्ट के सामने रख देना प्रोसिक्यूशन केस को तोड़ने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका होता है। जितने भी बड़े एडवोकेट आपको मिलेंगे वे इस तरह के साधन जुटाकर ट्रायल में इस्तेमाल करते हैं। गवाह को परखने का अंतिम वार गवाह के आचरण पर होता है, उसके कंडक्ट पर होता है। जब उसने घटना को देखा तो क्या उसने एकदम पुलिस को बताया, घायल को अस्पताल ले गया, या एम्बुलेंस को कॉल किया, या घायल को बचाने की कोशिश की, आरोपियों को ललकारा, आसपास के लोगों को पुकारा, सहायता मांगी, शोर मचाया, या क्या किया और क्या नहीं किया? क्या गवाह का आचरण सामान्य इंसान के आचरण के जैसा था या कुछ अलग था? गवाह द्वारा की गई देरी, चुप्पी और उदासीनता कोर्ट को संकेत देती है कि बताई जा रही कहानी वास्तविक है या बनाकर बोली जा रही आर्टिफिशियल है। डिफेंस का काम रिकॉर्ड पर लिखी गई इन्हीं बातों से गवाह का आचरण कोर्ट के सामने लाना होता है। महिला ने कहा कि जब आरोपी जबरदस्ती संबंध बना रहा था तो उसकी पत्नी पास में लेटी हुई थी। जब एक भाई की हत्या की जा रही थी तो दूसरा भाई लगभग 10 मीटर दूर एक दुकान में बैठा हुआ उसे देख रहा था। उसने न बचाव किया, न चिल्लाया, न मदद की। ऐसे में कोर्ट साधारण मानवीय अनुभव से गवाह के आचरण की तुलना करता है। क्या पत्नी अपने पति को ऐसा करने के लिए अनुमति दे सकती है? क्या यदि वास्तव में भाई को अपने दूसरे भाई की हत्या होते हुए दिखे तो क्या वह चुपचाप बैठा रह सकता है? इससे कोर्ट को समझ में आ जाता है कि ये कहानी स्वाभाविक है या स्वाभाविक नहीं है। अक्सर यही अस्वाभाविक कंडक्ट पूरी प्रोसिक्यूशन स्टोरी को ढहा देता है। यह भी सेक्शन 6 BSA में रेलिवेंट होता है, इसलिए कोर्ट इसको अनदेखा नहीं कर सकता। इन 7 औजारों
तथा इनके जैसे दूसरे लीगल औजारों के साथ इंडियन लीगल सिस्टम केवल सलाह नहीं देता बल्कि ट्रायल की जमीन पर इनका उपयोग करता है, हर केस में करता है। हमारे लिए कोर्ट केस एक फाइल नहीं होता बल्कि रिकॉर्ड का पूरा व क्रमबद्ध विश्लेषण होता है। हर स्टेटमेंट को 161 से मिलाया जाता है, हर डॉक्यूमेंट की टाइमलाइन बनाई जाती है, हर गवाह की विश्वसनीयता, उसका प्रोफाइल, उसका मोटिव, उसका आचरण और उसकी क्षमता अलग अलग परखी जाती हैं। इनकी अलग अलग लिस्ट बनाई जाती है। कोर्ट में खड़े होने से पहले पूरी रणनीति तैयार कर ली जाती है कि कहां कॉन्ट्राडिक्शन निकालना है, कहां ओमिशन को पकड़ना है और कहां तथ्यात्मक असंभावना दिखानी है। हमारा उद्देश्य कानून के भीतर रहकर सच्चाई के ऊपर पड़ी हुई झूठ की परतों को साफ करना होता है। वर्षों के अनुभव ने हमें सिखाया है कि तैयारी ही असली ताकत है। इसी से ट्रायल का कंट्रोल आपके हाथों में आ पाता है। हमारे साथ इस कला को सीखने वाले यंग एडवोकेट्स जिस ट्रायल में जाते हैं वहां पूरी झूठी कहानी अपने आप ढह जाती है और अंततः सच ही कोर्ट में टिक पाता है। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन केस किसी कानून से नहीं, गवाहों से तोड़े जाते हैं। एक गलत गवाही, एक बेतरतीब क्रॉस एग्जामिनेशन और सालों की मेहनत बिखर जाती है। प्रोसिक्यूशन तो स्टोरी बनाकर लाता है, पर डिफेंस को सच ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स जुटाने होते हैं। यहीं पर डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। इंडियन लीगल सिस्टम हर केस में रिकॉर्ड की लाइन बाय लाइन जांच करता है, हर गवाह की विश्वसनीयता को परखता है, हर कॉन्ट्राडिक्शन, हर ओमिशन, हर झूठ को कोर्ट के सामने लाने की योजना बनाता है, कैसे इसको जज साहब के सामने दिखाया जाए। हम सवाल पूछने से पहले रणनीति बनाते हैं, हम निष्कर्ष निकालने से पहले डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं, हम कानून नहीं तोड़ते, हम झूठ तोड़ते हैं। यदि आपका केस ट्रायल में है, आप फॉल्स एलिगेशन फाइटर हैं या यंग एडवोकेट कलीग हैं, तो तैयारी के बिना कोर्ट में मत जाइए। अपने केस को इंडियन लीगल सिस्टम के साथ तैयार कीजिए, उसकी इनसाइट्स को देखिए और तोड़ने के औजारों को समझ लीजिए। इंडियन लीगल सिस्टम का अर्थ है डिफेंस की वैज्ञानिक रणनीति और आपके जीवन व आजादी की असली सुरक्षा।